आनंद भाई साहब, रघु भाई बिल्कुल खालिस समाजवादी, जिससे जो मैं हरदम कहता हूं, मैं अपने किसी दोस्त मित्रों में कहता हूं कि चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, उतनी ये सीखने वाली चीज है समाजवादियों से। और मैं मतलब शायद मेरे में वो समाजवाद नहीं है भाई, 5 आदमी होंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, अभी 100 आदमी आ जाए तो ज्यादा उत्साह आ जाएगा, लेकिन उत्साह कायम है वैसे ही। मेरी ये राय है आनंद भाई साहब, जो ग्राउंड पे ये है, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो मैं भैया मेरा परसेप्शन है कि आज की तारीख में कुछ भी कहिए, जो भय कहा जा रहा है, जो जिसको रघु भाई कह रहे हैं भय, बिल्कुल भय है, भाजपा से भय है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ठीक कर देंगे। भाजपा का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदू कंसोलिडेशन है। मैं सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करता हूं, कई लोग नहीं करते हैं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, मेरे घर में बहुत से लोग, अरे क्या आदमी है, क्या है, मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो देखा मुसलमान तो तुमसे ज्यादा हो जाएंगे। मेरे यहाँ भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो पूरी तरह से समाजवादी है, उसमें भी ये बात चर्चा होती है। आपको क्या लगता है भाई साहब, आनंद भाई साहब, कि ये जो जाति वाला मामला उठा है, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं कह रहा हूं, ये मैं जनरल वो कह रहा हूं कि इससे नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, भारतीय समाज व्यवस्था की जो बुनियादी चुनौतियां हैं, उसमें जन्म आधारित, धन आधारित और लिंग भेद आधारित 3 असमानताएं हैं, 3 तरह के अन्याय हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगहों पर धर्म आधारित भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मुसलमान होने की भी सजा मिल रही है। क्यों मिल रही है, उसके कई कारण हैं। कोई औरंगजेब के पास जाता है, कोई नादिर शाह के पास जाता है, कोई जिन्ना के पास जाता है, लेकिन मुसलमान होकर के सिर उठा के चलना, अपना झंडा गाड़ लेना, अपनी टोपी पहन लेना, अपने तीज त्योहार मना लेना खतरे का काम हो रहा है। जाति की जनगणना सरकार की जिम्मेदारी रही, 1931 के बाद बंद हुई, क्योंकि 1941 में जनगणना हुई नहीं। 1951 की जनगणना एक दूसरे माहौल में थी, जहां हिंदू मुसलमान का हर गांव में एक भूकंप आ चुका था। और दलित समाज, अंबेडकर साहब और परिगणित जांच संघ के जुड़ जाने के कारण और बाबू जगजीवन राम वगैरह के योगदान के कारण उस तरह का अलगाववादी नहीं रह गया था, और अल्पसंख्यक का दावा करने का कोई राजनीतिक वजन नहीं था। आज पिछड़ा होने का दावा करने का बड़ा राजनीतिक वजन। लेकिन इस जनगणना के संदर्भ में 2 बातों को याद रखना पड़ेगा। एक तो आरक्षण विरोधियों को और एक आरक्षण समर्थकों को। आरक्षण विरोधियों को यह जान लेना चाहिए कि जाति जीवन का सच है, और जाति के बारे में मोहल्ले को मालूम है, पड़ोस को मालूम है, गांव को मालूम है, जिले को मालूम है। जाति के बारे में खाली सरकार को नहीं मालूम है। और सरकार जब जाति के बारे में जागती है चुनाव के आगे पीछे, जैसे मंडल कमीशन, तो आधा सच लेकर के चलते हैं जो उनके पक्ष का। इसके बारे में रोहिणी कमीशन बना, जिसने बताया कि आरक्षण का लाभ जिन जातियों को मिला वो मगन है, और दुर्भाग्य से ऐसी जातियां 2,500 जातियों में से दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा नहीं है। और आप उनको जानते हैं, इसीलिए राजनीति में आगे बढ़ने के बावजूद एक लहर चल गई, यादव हराओ। और यादव का होने का मतलब ये हो गया कि हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में दबंगई करेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत हमारे आसपास है। दूसरी तरफ जो पिछड़ा और दलित अंतर विरोध था, जो समाजवादियों की बड़ी चुनौती थी, उसको सुलझाना था, लेकिन उसकी उपेक्षा हुई और तय करना पड़ा कि चुनाव जीतना है या जाति तोड़ना है। जाति तोड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और चुनाव जीतना है तो कुछ मामलों में आपको युधिष्ठिर बनना पड़ेगा। अश्वत्थामा हरो हतो नरो वा कुंजरो। हाँ, बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन कौन किसके खिलाफ कर रहा है इसके बारे में ज्यादा जानकारी मत करो, क्योंकि दरोगा से लेकर के मंत्री और विधायक तक सब एक तरफ झुके हुए हैं। ये तो हुआ जाति विरोधियों के बारे में। जो जाति समर्थक है या कहीं आरक्षण समर्थक है, उनको समझना चाहिए कि आज वो स्थिति नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के पूना पैठ के समय थी। दलितों के बीच में दलित और महादलित का सच हो गया। हिंदुस्तान के हर हाई कोर्ट में दलितों के अलग अलग जमातों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही है, और वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। कुछ बड़ी जातियां दलितों के अंदर जो शिक्षा की दृष्टि से, नगरीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ गई, उनके हिस्से में ही सब कुछ जा रहा है, या जिनके पास संख्या बल है।
इसको हम समाजशास्त्री प्रभु जातियां कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट। और डोमिनेंट कास्ट हर स्तर पर है, दलितों में भी हैं, ओबीसी में भी हैं, सवर्णों में भी हैं और डोमिनेटेड कास्ट भी हैं। दूसरी बात यह है कि जाति की जनगणना के समानांतर वर्ग की भी जनगणना की जरूरत है, क्योंकि जातियों में वर्ग है और वर्गों में जातियां हैं। जातियों के अंदर जो संपन्न वर्ग हैं वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर लोहिया को तो अब अवकाश दे दीजिए, जैसे गांधी जी को हम लोगों ने छुट्टी दी है। गांधी जी अपनी जिंदगी के आखिरी 3 साल ऐसी ही शादी में जाते थे जिसमें एक पक्ष दलित हो। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी आप अपने घर जाइए, हमारे यहाँ शादियां होंगी जिसमें दोनों एक ही जात के होंगे, आप आइए तो अच्छा, नहीं आइए बापू तो आपको हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारी जान छोड़िए। ऐसे लोहिया ने जाति तोड़ो सम्मेलन किया। 1970 के बाद मैं इस आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे कोई जाति तोड़ो सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिला। और अब तो हमारे अपने बिरादरी से निकली हुई जो धारा है उसने परशुराम जयंती के बहाने जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों को भी ब्राह्मण का प्रतीक बनाने का काम किया है। नए प्रतीक तलाशे जा रहे हैं, परशुराम जी की पूजा हो रही। तो ये समय जाति जोड़ों का है और जाति के बारे में हम समाजशास्त्रियों की ये समझ है कि जाति एक सामाजिक पूंजी थी और अब वो एक राजनीतिक पूंजी हो गई है। हमारे आपके कहने से कोई अपनी जाति के आग्रह को छोड़ने वाला नहीं है और इसमें काशीराम जी से लेकर के औरों ने ये समझ भी पैदा की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनतंत्र ने एक उपलब्धि के रूप में सत्ता में हिस्सेदारी की भूख जगाई है और हम क्यों नहीं ये सवाल उठ रहा है। और जिसकी जितनी संख्या जहां पर है, एक गायक ही बन जाए तो भी काफी है एक मल्लाह के लिए। जब फूलन देवी जी को लोकसभा का सदस्य बनाया गया तो उस समय उनकी जाति से जुड़े लोगों का सारे उत्तर भारत में सिर ऊपर उठा। जब कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति बनारस में लगी तो जितने नाई समाज से जुड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ देखो हमारे नेता की भी मूर्ति आ गई। लोग अपने को तलाश रहे हैं कि हम इसमें कहाँ हैं। हर जगह गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आजकल कुछ और लोग, तो कहते हैं हम कहाँ हैं, हमको भी। ये जो भूख है सत्ता में हिस्सेदारी की, वो जाति को एक नई सार्थकता दे रही। और जाति की जनगणना करने से जो खतरा है वो ये है कि ये जो जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका विचार से रिश्ता उनके माँ बाप का तो था, दादा दादी का भी था, इनका नहीं है। ये तो चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए। 1 घंटे की भी जेल या हवालात इनमें से किसी ने नहीं किए। इनको सत्ता का नया समीकरण समझ में आ गया है। इनको ये समझना चाहिए कि अब इस समय जाति के समीकरण को स्वीकारना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है और जाति तोड़ों का तो आप भूल जाइए जो लोहिया के साथ जुड़ा था। और जहां तक जाति का जन्म है, ये लोहिया उसके माँ पिता नहीं थे। जाति तो कई शताब्दियों से चल रही थी। हर जनसंख्या गणना के बाद जाति और मजबूत हुई है। हाँ, ये जरूर करना पड़ेगा कि गरीबी अमीरी का भी ख्याल रखिए, वरना जाति से हर जाति के अंदर एक चेहरा उभरेगा, प्रवक्ता बनेंगे, उनकी एक मनोवैज्ञानिक भूख खत्म हो और उस मनोवैज्ञानिक भूख को खत्म करके फिर वो आगे बढ़ेंगे, तब वो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की तरफ जाएंगे। अभी तो मनोवैज्ञानिक न्याय का दौर है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में इस समय सांप्रदायिकता, जातिवाद और आर्थिक अन्याय तीनों का एक तरह का त्रिकोण बन गया, जिसमें जनता फंसी हुई है। कौन कितना किससे पीड़ित है उस पर यह निर्भर करेगा। चुनाव में तो आर्थिक और राजनीतिक जब टकराहट होगी तो राजनीतिक न्याय की मांग, उसकी भूख प्रबल पड़ेगी। अब जो अभी की समस्या है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई पराजित करने वाली जमात बन रही है कि नहीं बन रही। समाजवादी पार्टी का जो अभी का आधार है उसके बारे में हम लोग बैठ के सलाह दे रहे हैं कि वो अपने को सुधार लें। और वो जानते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी मिली न पूरी पाए। अगर हमने यादव और मुसलमान का साथ छोड़ दिया, जिनके साथ खड़े होने से हमारी कोई औकात बनी है, तो बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। ये अगर चले गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। इसलिए ये जो एक विशेषज्ञों की पंचायत हुई थी जिसमें कहा गया बिल्लियों की, चूहों की तरफ से कि बिल्ली बड़ी खतरनाक है, हम लोगों को बारी बारी से खा रही, क्या कर। विशेषज्ञों ने हमारे जैसे लोगों को रिपोर्ट दिया कि अगर चूहे बिल्लियां बन जाएं
तो सब बदल जाएगा मामला। तो भारतीय जनता पार्टी एक जाति विहीन पार्टी है, हिंदू और मुसलमान के वैमनस्य पर खड़ी है। उसको हर हिंदू कबूल है और कोई मुसलमान कबूल नहीं है। थोड़ा बहुत शिया लोगों को उन्होंने तोड़ा है, कितने दिन तक चलेगा कहना मुश्किल। और मुसलमान और हिंदू के फासले को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक की घटनाएं आग में घी का काम कर रही। इनको कुछ नहीं करना, इनको बस खाली अपनी जगह खड़े होकर जय श्री राम कहते रहना, और उससे जो एक अपनी अस्मिता की पहचान बन गई है। पहले धर्म है तब जाति है, धर्म नहीं रहेगा तो जाति भी बिगड़ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी से ये कहना कि वो कांग्रेस को भी जोड़ ले, बसपा को भी जोड़ ले, औरों को भी जोड़ ले, ये कोई नई दवाई तो आप बता नहीं रहे हैं। उन्होंने एक बार कांग्रेस को जोड़ा था, एक बार बसपा को जोड़ा था, और दोनों गुना बेलज्जत हो गया। जोड़ने का तरीका है जन आंदोलन का। समाजवादी पार्टी का जन्म उन नेताओं के द्वारा हुआ जिनका एक पांव रहता था रेल में और एक पांव रहता था जेल में। या तो वो दौरा करते थे या वो आंदोलन करते थे। मौजूदा समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त साधन है, उनके वोट की और उनके टिकट की कीमत है। लोग उनसे पैसा दे के टिकट लेना चाहेंगे। चुनाव हारें चाहे जीतें, बात का देखा जाएगा। चुनाव का जो प्रतीकात्मक महत्व है उसमें जन आंदोलन की जरूरत है। जन आंदोलन का मतलब खाली जेल जाना नहीं है, लोगों के बीच में जाना है, पद यात्राएं करना है, प्रभात फेरी निकालना है। और वो करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई प्रोत्साहन बने। और कुछ ऐसे सवाल, जैसा अभी शरद प्रधान जी कह रहे थे, बीमारी का सवाल, अभी भी कोरोना की पीड़ा कस्बे कस्बे में फैली हुई, और उसको मुद्दा बनाना, और उसको मुद्दा बना करके कोई दिवस बनाना, कोई स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करना, ये जो कहते हैं कि ये बंद कर दे रहे हैं। अभी मैंने आज देखा कि एक आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने घर से उठा लिया, ठाकुर जी को। ये तभी तक संभव है जब तक कि आपको 1000-2000 लोगों को बंद करना। जब 1,00,000-2,00,000 लोग हो जाएंगे, एक जिले में 500 लोग भी खड़े हो जाएंगे, जगह कितनी जेल में तेरी देख लिया और देखेंगे, तो इंदिरा गांधी पस्त हो गई। ये किस खेत की मूली। इनके काम, इनके कारनामे तो ढेर सारे हैं, खाली उस डर को तोड़ने की जरूरत है जिसको तोड़ने का काम खाली राजनीतिक नेतृत्व कर सकता है। जी, आनंद भाई साहब, बस आपसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले ले, फिर शरद भाई से लेके इसको बंद करेंगे। आनंद भाई साहब, ये बताइए, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा है कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद वही वाला है कि अगर आप इसको पास नहीं कर पाए तो आप फाइनल में बैठ ही नहीं पाएंगे। इट इज अ प्री क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग इनटू फाइनल्स। आपको 24 अगर खेलना है तो 22 में आपको जीतना होगा। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, आप भी वहां से देख ही रहे हैं। ये किसान वाले जो लोग हैं, इनमें ये 19 यूनियन घुस गई हैं, और ये सब वो यूनियन वाले लोग हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, और वो किसी ना किसी माध्यम से अब किसानों को भी शायद वो थकने लगे हैं। इट गिव्स अ इंप्रेशन कि उनको थका। आपको क्या लगता है कि ये यूनियन जाने से किसान आंदोलन, क्योंकि उन लोग तो कहते हैं हम लोग बहुत मजबूत हुए, मेरे हिसाब से वो कमजोर हुए हैं। आनंद भाई सर, किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो भाजपा की झोली से बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल, जो किसी और का योगदान नहीं था, कोई और सोच भी नहीं रहा था, कर भी नहीं सकता था जी। वहां पर जाति पिघल गई है और किसान बनाम भारतीय जनता पार्टी का मामला बन गया। अब बचा मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर किसान ज्यादातर छोटी जोत वाले हैं, मझोली जोत वाले हैं। उनको शहरी चीजों के दाम से उतनी समस्या नहीं, लेकिन उनको भी इससे अपनी एक पीड़ा पर मरहम लगाने का भाव मिल रहा है, बशर्ते कि ये लोग इनके बीच में जाने लगे। और मैं देख रहा हूं, मुझे अभी हाल में मालूम हुआ कि 2 अक्टूबर को उड़ीसा से चल के बिहार चंपारण से एक यात्रा शुरू होगी, जो कि बनारस में श्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उसका समापन होगा। अब ये छछूंदर की हालत हो जाएगी, अगर उनको आने देंगे तो बुरा, और नहीं आने देंगे तो और बुरा। क्योंकि जो भी 1000, 1200, 1500 कार्यकर्ता आएंगे, फिर वो अपने अपने कस्बे में जाएंगे, और इनकी ज्यादती की तो वो जो अभी आपने जिक्र किया और भी लोगों ने कहा कि इमरजेंसी वाला भाव बन रहा है, ये सरकार किसी की सुनती नहीं है। मुट्ठी भर लोगों के यहाँ, जैसे उस जमाने में यूथ कांग्रेस की बड़ी दबंगई चलती थी, आजकल आरएसएस ने वो जगह ले लिया। खाली एक आड़ है हिंदू वाली, और जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, वहां राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में पैसे की धमक, दोनों का अति हो चुकी है।
तो वहां पर किसान आंदोलन या कहिए कि कोरोना, उसके अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर काम आएगा और वहां देखना पड़ेगा। मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं तो समझा रहा हूं अपनी पार्टी के लोगों को कि भाई कुछ मजबूत पैसे वालों को टिकट दो, पैसा कस के लगावें और तभी इनको पराजित किया जा सकता है। अब जहां पर बात इतनी खुल गई है, बेपर्दा हो गई है, वहां फिर हम लोगों को समय के बदलने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, शिक्षा के विद्यार्थी, शिक्षा के साथ जुड़े होने के नाते, कि घर घर में जो पढ़ाई का संकट है उसके लिए श्री आदित्यनाथ के पास या ये जो नए शिक्षा मंत्री देश के बने, इनके पास कोई समाधान है। और ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ये जगह जगह जैसे दूध को खराब करने के लिए 2 टुकड़ा नमक भी काफी है, फट जाएगा। ऐसे कस्बे कस्बे में, लखनऊ फिर अपना कस्बा, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली करने वाले हजारों या कहिए लाखों नौजवानों की भीड़ है जो इलाहाबाद से अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश रहे हैं और वो बन नहीं पा रहा। तो अगर रोजगार के मोर्चे पर, पढ़ाई के मोर्चे पर और दवाई के मोर्चे पर कोई नया चमत्कार नहीं हुआ तो पूरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा भाजपा विरोधी तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी एंटी या कहिए प्रो चेंज की कुछ भी हो यार, इनको हटाओ किसी और को ले आओ की भावना जगेगी। और उस भावना को कैपिटलाइज करने के लिए अगर समाजवादी पार्टी के साथ, जैसा भी आज भी मैंने देखा शरद जी भी कह रहे हैं और रघु ठाकुर ने भी कहा, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब सपा की सरकार थी तो इनके दोनों हाथ भरे हुए थे तमाम समस्याओं के कागजात लेके। शरद भाई तुमको एक आध बार मिले, कहाँ जा रहे हैं, तो कहते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, PIL दाखिल किया है, ये सरकार सुन नहीं रही है तो कुछ तो हम सब लोग भी परिवर्तन की बेचैनी का हिस्सा हैं। और आप जो ये काम कर रहे हैं ना 10 घंटा 12 घंटा आत्ममंथन का, इस तरह का मीडिया का भी बड़ा रोल होगा। क्योंकि देखिए आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति भी कहें कि आपका कान कौवा नहीं ले गया, वरना इतना माहौल बना हुआ हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, पाकिस्तान तालिबान का आतंकवादी, कि हर मध्यम वर्ग, जो आपने कहा आपके घर में भी बात बिगड़ गई है कि यार यही सब ठीक करेंगे, आप लोगों को तो देख के हम लोगों ने मौका देख लिया है, आप लोगों के बस का नहीं। ये जो एक नकारात्मक और निराशाजनक माहौल है, उसमें उत्तर प्रदेश को बाहर निकलने के लिए इस समय किसान आंदोलन का जारी रहना और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे सवालों पर, जैसे दवाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा का सवाल है, उस पर छोटे छोटे असंतोष के स्रोतों को निकलना, ये बड़ी जरूरी प्रक्रिया। और अभी 5 महीने का समय है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो भी आपने जिक्र किया 500 करोड़ दे दिया इन्होंने अपना बाजा बजाने वालों को, तो राजा का बाजा बजता रहेगा। ये कहेंगे टाइम मैगजीन में छप गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया, इंडिया टुडे में छप गया। अरे भाई, मुगल सराय और फुलवरिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके तरफ से कागज आएगा, चाहे स्वास्थ्य केंद्र का आएगा, चाहे कॉलेज के बारे में आएगा, चाहे रोजगार की एक चिट्ठी आएगी, इंटरव्यू की या अपॉइंटमेंट की, उससे फर्क पड़ेगा। और उसमें इनके पास कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही। जी आनंद भाई साहब, एक चीज मुझे ऐसा लगता है, जो तुरुप का पत्ता है, उस आदमी की कोई स्टेक्स नहीं है उस व्यक्ति की, लेकिन वो गैल्वेनाइज कर सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि अगर एक बार ममता बनर्जी आके घूमना शुरू करेंगी तो वो जो एक ग्लू चाहिए ना वो करने का, वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि समहाउ उनका एक ये बन गया है महिलाओं के बीच भी कि भाई ये फाइटर है। खाली महिलाओं के बीच में नहीं, इस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उत्तर प्रदेश के हर नेता की दुम दबी हुई है, CBI या ED या बाकी बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी एक है जिसने कि कोई 4 महीने आमने सामने, बिल्कुल जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी की छवि है वैसी। और झांसी की रानी और ममता बनर्जी में फर्क ये है कि झांसी की रानी को शहीद होना पड़ा और किला उनका और झांसी चला गया अंग्रेजों के हाथों। यहाँ पर उसने पूरी तरह से चंडी का अवतार लिया और इनको लखेत करके, खदेड़ करके वापस गुजरात और दिल्ली भेज दिया। तो ममता बनर्जी का वही आकर्षण होगा जो एक समय में VP सिंह जी का था। VP सिंह जी के पास वोट नहीं था, सोशल बेस नहीं था, राजनीतिक किरदार नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। और जो आपने कहा भय, इस समय इनकी कुल पूंजी है। और उस भय के आगे निर्भया के रूप में, निडर के रूप में जो भी सामने खड़ा होगा, और उसमें इस समय सबसे ऊपर नाम ममता बनर्जी का। हाँ, बस ममता बनर्जी को खाली इतनी सावधानी बरतनी है कि उनके सलाहकार उनको ये ना कहें कि दीदी अब तृणमूल कांग्रेस का झंडा यहाँ भी गड़ सकता है। वो अगर छोड़ देंगी तो जैसा होता है कि निर्विकार भाव से कबीरा खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। मैं भारत को बचाने के लिए आई हूँ, मैं जनतंत्र को बचाने के लिए आई हूँ, जनता को बचाने के लिए आई हूँ। इतना बोलती हुई अगर वो गुजर जाएंगी उत्तर प्रदेश के 80 में से 16 जिलों में भी, तो बड़ा फर्क पड़ेगा। जी जी, मैं इसको इसलिए मान रहा हूं क्योंकि बहुत सही। जी, सार्वजनिक मंच से कहना ठीक नहीं है। ये कई जगह हुआ कि ममता बनर्जी को आप ले आइए, उनको फेलिसिटेट करिए, कुछ करिए, क्योंकि ममता बनर्जी की गुडविल आज सबसे ज्यादा इस समय देश में है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।